पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यह किताब में पालमपुर नाम से दिया गया है। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है। यहाँ विभिन्न जातियों के लगभग 450 माने 450 परिवार रहते हैं। इस गांव में खेती मुख्य उत्पादन क्रिया है, माने इस गांव के लोग खेती किसानी ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अन्य क्रियाएं जैसे डेयरी, परिवहन, विनिर्माण आदि भी छोटे स्तर पर कार्य किए जाते हैं। माने इस गांव के लोग दूध का धंधा भी करते हैं, परिवहन का काम भी करते हैं और मकान निर्माण, विनिर्माण आदि काम भी करते हैं। पालमपुर गांव आसपास के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा है, माने आसपास रोडों से कनेक्ट है। पालमपुर में सड़क, बिजली, सिंचाई के साधन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केंद्र की पर्याप्त सुविधाएं हैं। वस्तुओं और सेवाओं के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी। भूमि, श्रम और पूंजी को उत्पादन के कारक कहा जाता है। भूमि नापने की इकाई हेक्टेयर है। पालमपुर के किसान एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा करते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। 2 नंबर में भी ये पूछा जाता है, 1 नंबर में भी ये पूछा जाता है। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों HYB द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले खेती के आधुनिक तरीकों को प्रयोग में लाया। वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार हरित क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हुई है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। देश में रासायनिक खाद का प्रयोग सबसे अधिक पंजाब में हुआ है, माने खाद उर्वरक का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ हुआ? पंजाब में हुआ। अधिकांश छोटे किसानों को कृषि कार्य के लिए कर्ज लेना पड़ता है। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। तो यह हमने इम्पोर्टेंट जानकारी दी है। अब हम आपको ले चलते हैं OT टाइप के प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? कृषि। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ के अधिकतर लोग कृषि काम करते हैं, इसके अलावा अन्य काम भी करते हैं, लेकिन मुख्य पूछा है तो यहाँ पर कृषि उत्तर आएगा। तो पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? कृषि, खेती किसानी। भूमि नापने की इकाई है हेक्टेयर। पालमपुर के किसान पिछले 20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में कौन सी फसल पैदा करते हैं? आलू। तीसरी फसल के रूप में किस फसल को उगाते हैं? आलू। करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला है? कंप्यूटर केंद्र। करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला है? कंप्यूटर केंद्र। क्योंकि अभी हमने समझा है कि पालमपुर के लोग खेती किसानी के अलावा अन्य क्रियाएं भी करते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है? श्रम। मार्च 2019 से सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का एक दिन का न्यूनतम वेतन रखा है 300 रुपये। कितना वेतन रखा है? 300 रुपये। एक हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? 100 मीटर। भारत में हरित क्रांति का उदय कब हुआ? 1960 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सविता ने कृषि कार्य हेतु किससे कर्ज लिया? तेजपाल सिंह। अभी हमने समझा था कि यहाँ पर 3 प्रकार के किसान हैं: छोटे किसान और मझोले किसान और बड़े किसान। तो कर्ज भी लेना पड़ता है। तो सविता ने कृषि कार्य हेतु किससे कर्ज लिया था? तेजपाल सिंह से कर्ज लिया था। अब देखिए, यह आपके सामने है रिक्त स्थान, ठीक है, इन्हें आप अच्छे से देखते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। पालमपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? मतलब प्राइमरी स्कूल कितने हैं? 2। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या
पालमपुर की जनसंख्या की 1/3 है। माने एससी माने अनुसूचित जाति के लोग पालमपुर की कुल जनसंख्या की कितनी है? 1/3। सविता एक लघु कृषक है और सविता ने कृषि कार्य हेतु किससे कर्ज लिया था? तेजपाल सिंह से। उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक भूमि है। उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक क्या है? भूमि है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। कच्चा माल तथा नगद पैसों को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। 1 नंबर में भी ये आ जाता है। पालमपुर से दूध को निकट के गांव में बेचा जाता है। कहाँ बेचा जाता है? रायगंज में। बहुत ही इम्पोर्टेंट। पालमपुर के लोग जो है खेती किसानी के अलावा अन्य क्रियाएं भी करते हैं, जिसमें एक डेयरी भी था आपका। तो वहाँ जब दूध उत्पादन होता है बगल के गांव में वो बेचने जाते हैं। उस गांव का नाम पूछा, रायगंज। याद कर लो, रायगंज। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। किशोर सप्ताह में एक दिन गंगा किनारे से मिट्टी लेकर आता है। किशोर सप्ताह में एक दिन किसके किनारे से मिट्टी लेकर आता है? गंगा किनारे से। कृषि गोविंद के 3 पुत्र थे। कृषि गोविंद के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जो किस में घुल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। अब देखिए, यह आपके सत्य और असत्य हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ सत्य ही बताएंगे। HIV बीजों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो यह आपका सत्य है। गोविंद के पास 2.25 हेक्टेयर असिंचित भूमि थी, सत्य है। पालमपुर में एक हाई स्कूल है, सत्य है। और आपको पता होना चाहिए 2 प्राथमिक विद्यालय हैं पालमपुर में। कृषि मजदूरों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्राप्त होती है, सत्य है। कितनी प्राप्त होती है बताइए? 300 रुपये, भी अपन ने समझा था। खेती के आधुनिक तरीकों के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये सत्य है। क्योंकि आधुनिक तरीकों के लिए माने आपको ट्रैक्टर खरीदना है, हार्वेस्टर खरीदना है, तो पैसे तो लगेंगे आपके। अब देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। पालमपुर की एक गैर कृषि क्रिया का नाम लिखिए। एक पूछा है आपसे, तो अभी अपन ने शुरू में नोट्स में समझा था, डेयरी, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, तो एक लिखना है। ठीक है, यहाँ हमने सभी समझा दिया आपको, एक लिखना है। किशोर कौन है? किशोर एक खेतीहर मजदूर है। किशोर कौन है? किशोर एक खेतीहर मजदूर है। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीदकर क्या करता है? गुड़ बनाता है। क्या बनाता है? गुड़। मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना, अब किसी के पास ज़मीन नहीं है तो वो उद्योग धंधा करता है, दिमाग है अपना अपना। तो मिश्री लाल दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर लाता है और गुड़ बनाता है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने वाली प्रणाली कहलाती है बहुविध फसल प्रणाली। स्थायी पूंजी का एक उदाहरण लिखिए। औजार, मशीन और भवन। एक याद करना है। स्थायी पूंजी के उदाहरण बताइए। औजार, मशीन और भवन। पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? रायगंज। पालमपुर के निकटतम छोटे कस्बे का नाम क्या है? साहेपुर। पालमपुर में कितने प्रतिशत लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं? 75%। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किस राज्य में होता है? पंजाब में होता है। पालमपुर में सिंचाई का मुख्य साधन है नलकूप। अब है रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। रबी की फसलें गेहूँ, चना, जौ, सरसों। अभी देखो रबी का मौसम चल रहा है। अभी देखिए गेहूँ खेतों में क्या है? गेहूँ है, चना है, सरसों है, जौ है, ये रबी की फसलें। खरीफ की फसलें जून जुलाई की फसलें होती हैं। याद रखो, ध्यान रखो, खरीफ की फसलें जून जुलाई की होती हैं। तो जून जुलाई में क्या बोया जाता है? धान माने चावल, ज्वार माने जुड़ई, बाजरा, मक्का। तो जून जुलाई की फसलें होती हैं खरीफ की। ठीक है, और अभी जो फसलें आपको दिख रही हैं वो सब हैं रबी की फसलें, याद कर लीजिए। सिंचाई के मुख्य साधन क्या हैं? नलकूप।
स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, उसके नाम बताना है आपको, उदाहरण भी याद करना है, औजार, मशीन और भवन। अच्छा, पूछ सकते हैं कि अस्थायी पूंजी है क्या। तो स्थायी पूंजी में संपत्ति या उपकरण जैसे व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्तियां या निवेश शामिल हैं। क्या लिखना है आपको, स्थायी पूंजी में संपत्ति या उपकरण शामिल होते हैं जैसे व्यवसाय शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्तियां या निवेश शामिल हैं। वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, तो इसको याद रखना है आपको। कार्यशील पूंजी का उदाहरण देना है, कच्चा माल और नगद पैसा एक कार्यशील पूंजी है। लेकिन पूछा जाए कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, तो कार्यशील पूंजी वह नगद संपत्ति है जिसका उपयोग व्यवसाय के दैनिक कार्यों को करने के लिए किया जाता है। आपके पास जिम में पैसा है, बाजार जाओ कुछ ले आओ, तो कार्यशील पूंजी वह नगद पैसा है जिसका उपयोग व्यवसाय के डेली के माने दैनिक रूप से होने वाले कार्यों को करने के लिए किया जाता है। उत्पादन के कारक किसे कहते हैं, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को उत्पादन के कारक कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली क्या है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुत ही सरल है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है, क्योंकि खेतीहर मजदूर ज़्यादा हैं। जहाँ मजदूर ज़्यादा हैं उनको मजदूरी कम मिलेगी क्योंकि वहाँ सैले मजदूर हैं। किशोर कितनी उत्पादक क्रियाओं में लगा हुआ है, 2, डेयरी और परिवहन में। जो किशोर व्यक्ति है वो 2 काम करता है, एक डेयरी और परिवहन। जब दूध उत्पादन होता है, लेता है, खरीदता है तो ले जाएगा, काय से ले जाएगा, परिवहन से ले जाएगा। पालमपुर में किन किसानों को खेती से बचत होती है, तेजपाल को, जो बड़े किसान हैं। परंपरागत कृषि में किसान उर्वरक के रूप में क्या प्रयोग करते थे, गोबर की खाद। परंपरागत मतलब पुराने जमाने वाली बात। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के कितने परिवार हैं और वे कितनी भूमि पर खेती करते हैं। मझोले और बड़े किसान 60 परिवार हैं। मझोले किसान 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं और बड़े किसान 10 हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं। इंपॉर्टेंट है। कच्चा माल तथा नगद पैसा क्या है, नगद पैसा हो जिम में तो कार्यशील पूंजी है, ये अभी अपन ने अच्छे से समझा। रबी की फसलें अभी जो खेतों में हैं, गेहूं आपका रबी की फसल में आ जाएगा। खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं तो ज्वार है, बाजरा है। औजार मशीन की बात करते हैं, जो औजार मशीनें हैं भी स्थायी होती हैं, स्थायी पूंजी होती हैं। अधिक उपज देने वाले बीज क्या कहलाते हैं, HYB बीज कहलाते हैं। तो देखिए सरल आपकी जोड़ियाँ थीं। अब देखिए किशोर, किशोर क्या काम करता है, काम करता है, डेयरी का काम करता है और परिवहन करता है, दूध बेचना। करीम क्या काम करता है, कंप्यूटर केंद्र उसने खोल रखा है, करीम ने कंप्यूटर केंद्र खोल रखा है। मिश्री लाल क्या करते हैं, मिश्री लाल गुड़ बनाते हैं। गुड़ काय से बनाएंगे, गन्ना मशीन से, तो मिश्री लाल गन्ना मशीन। सविता लघु कृषक हैं। गोविंद असिंचित भूमि। अब देखते हैं गैर कृषि कार्य हैं, तो गैर कृषि कार्य कौन सा है आपको देखना है। डेयरी गैर कृषि कार्य है, विनिर्माण गैर कृषि कार्य है। अब है प्राकृतिक संसाधन, तो प्राकृतिक संसाधन भूमि कहलाती है। हरित क्रांति की बात करते हैं तो उत्पादन में वृद्धि हुई, जो गेहूं हैं, चावल हैं, इनके उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई हरित क्रांति से। 1960 के दशक में ये हरित क्रांति हुई थी। बड़ा गांव कौन है, रायगंज है। एक छोटा गांव भी था, बताइए कमेंट में आप। छोटा कस्बा कौन है, शाहपुर है, यहाँ लिखा भी हुआ है।